important keys to a healthy body, but it is the basic of dynamic and creative intellectual activity. One more famous line by William Shakespeare is that our bodies are our gardens. Our bodies are our gardens and our wills are our gardeners. And our wills are ready, sir. I would like to request respected Pratik Shah sir to welcome Dr. A.K. Trivedi sir. Thankful to Shri Dr. A.K. Trivedi sir, who has humbly accepted my request and agreed to share his valuable knowledge with all my young students. Today's topic, as you all know, that role of, what is it? Mental health. Do you agree that we are all lacking with mental health? We all require a detox. So for that detox, we have over here our guest speaker. I welcome you on behalf of SRGPGPI family. And कल जो फर्स्ट डे आप लोग ने जो मिस किया है, उसकी कमी को मुझे पता है कि सर पूरा फुलफिल करेंगे. सो वेलकम अगेन टू द इंस्टीट्यूट. 2 लाइनों के साथ मैं इस अपने बातों को विराम दूंगी. तट पर बैठे बैठे कुछ हाथ कहाँ पर आएगा. तट पर बैठे बैठे कुछ हाथ कहाँ पर आएगा. मोती मिलेंगे तुझे अनमोल जब सागर की गहराई में जाएगा. अगर लौटा खाली हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है. सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए पहला कदम जरूरी है. थैंक यू. Is the founder and CEO of Advanced Homeo Health Center and HMR Private Limited Indore and Advanced Ayush Wellness Center Indore. Sir is also a founder and CEO of 4 more homeopathic associations. Sir is also an author of various books like Human Anatomy and Psychology, आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा, कोरोना के साथ और कोरोना के बाद. Sir is honored by International Award by Homeopathy Award in 2019 and International Award of Excellence. On national level, Sir is awarded by Excellent Homeopathic Physician in 2018 and Chikitsak Ratna Award in 2004, and with many more national and state level awards. Now I would like to hand over the mic to our guest of honor, Dr. A.K. Trivedi sir. A big round of applause for sir. समझ गए ना? क्या समझे? मैं आपके जैसा ही हूँ. बस वो जो अभी आपकी डायरेक्टर मैडम बोल रही थी ना, डॉक्टर रवलिन मैडम, मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता रहता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टर है हमारे पड़ोसी कॉलेज की. इसलिए मैं अभी मुझे पता चला कि केवल पानी में कूदने से कुछ नहीं होगा, उसके गहराई में जाना पड़ेगा. तो आप लोग अभी पानी में कूदे भी नहीं हो और मैं थोड़ा गहराई में चला गया हूँ. बस इतना सही अंतर है, और कुछ भी अंतर नहीं है. बाकी मैं आपके जैसा ही हूँ. तो मैं हमारे पड़ोसी राज्य SRGP प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर महोदया को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे हमारे जो तुरंत एडमिटेड स्टूडेंट हैं उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त दिया. दूसरे सभी प्रोफेसर्स का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे 1 घंटे में मेरा टॉपिक भी कंप्लीट करना है. पर मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ. वैसे तो पड़ोसी होने के कारण ये लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं. तो मेरा भी कर्तव्य है कि इन लोगों का ध्यान रखूं. दोस्तों, आपके लिए जो टॉपिक मिला है वो बहुत अच्छा है. मेरे लिए तो अच्छा है ही है. मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बात करना मुझे अच्छा लगता है. पर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पीपीटी पहले बनाई हुई नहीं है.
इसको मैंने कल ही बनाया है। मैं जनरली पीपीटी बनाता नहीं हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि ऐसा मुझे लेक्चर देना है तो आप पीपीटी बना दीजिए, पर मैंने जीवन में पहली बार ये पीपीटी आपके लिए बनाई है। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, बहुत सारे, मतलब n नंबर साहब, मैंने कभी खुद के लिए पीपीटी नहीं बनाई, लेकिन चूंकि टॉपिक ऐसा था कि मुझे लगा मेरा थॉट्स कोई दूसरा समझ नहीं पाएगा, इसलिए मैंने आपके लिए ये पीपीटी बनाई है। अगर उसमें कुछ गलतियां होंगी तो उसके लिए मैं अभी से माफी चाहता हूँ। जो टॉपिक है रोल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इन एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, मैंने खास करके एंटरप्रेन्योरशिप बोला था डायरेक्टर महोदया को। एजुकेशन की बात करना अलग है और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की बात करना अलग है। मैं एज ए डॉक्टर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्टरों को यह समझता ही नहीं है। डॉक्टरों को कॉमर्शियलिज्म बिल्कुल नहीं समझता है। वो जो मैडम मेरा इंट्रोडक्शन दे रही थी, उन्होंने बहुत ही बेसिक चीज बताना शायद मिस कर गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई डिड BHMS फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी, देन MD इन होम्योपैथी फ्रॉम औरंगाबाद यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से MBA किया और मैंने मैनेजमेंट में PhD किया हुआ है। इसलिए मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करना चाह रहा था आपसे। आप लोग BBA पढ़ेंगे, BBA करने के बाद आप MBA करेंगे और MBA करने के बाद आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो आपके लिए एजुकेशन में हेल्थ का क्या महत्व है, फिर जब आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो उसमें हेल्थ का क्या महत्व है, मैं वो आज ही आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा हो सकता है आपके लिए आपकी उम्र के अनुसार ज्यादा हो जाए, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट आपको आज ही समझना पड़ेगा कि जब आप एंटरप्रेन्योर होंगे तो कैसे होंगे। अगर आज आपने ये बात समझ लिया तो आप पूरी भीड़ से अलग हो जाएंगे। या फिर इक्वल नंबर हुआ तो 2 कर लेता है। 100 लोगों के क्लास में से टॉप कौन करेगा? 1 करेगा और बाकी 10 लोग फेल हो जाते हैं। तो आखिर 10 लोग फेल क्यों हो जाते हैं और 1 टॉप क्यों करता है? उसका डिफरेंस पॉइंट क्या है? उसका जो की पॉइंट है वो बहुत छोटा सा है। आज आप जो स्टेप उठाएंगे, एक अच्छा स्टेप आपको पूरी भीड़ से अलग कर देगा। एक अच्छा स्टेप, अगर आपने एक अच्छा स्टेप उठा लिया, मैं जिन बच्चों को बता रहा हूं सभी बच्चे मेरी बात से सहमत होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मैं केवल 1% सफलता के लिए कोशिश करता हूं, मुझे 100% सफलता चाहिए ही नहीं। अगर कोई एक बच्चा भी मेरी बात समझ लिया और उसका अनुसरण कर लिया तो मुझे लगता है कि वो भीड़ से अलग हो जाएगा। और अगर कोई एक बच्चा इस जीवन में एडमिशन लेने के बाद गलत लाइन पे चला गया तो वो गर्त में चला जाएगा, फिर उसको वापस पीछे पलटने का मौका नहीं मिलता है। तो ये एक स्टेप आपका, एक अच्छा स्टेप आपको भीड़ से अलग कर देगा और एक गलत स्टेप आपको गर्त में ले जाएगा। तो ये एक स्टेप कैसे लेना है आपको, बस उतना सा ही आपको समझने का जरूरत है। उसमें हेल्थ का क्या रोल है, मैं वो बात करूंगा आपको। हेल्थ में सबसे पहले मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है, फिर फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्या होता है, WHO हेल्थ के बारे में क्या होता है, मैं उसकी बात करूंगा। दोस्तों, आजकल जो एक सबसे बड़ी परेशानी है ना हेल्थ को डेविएट करने के लिए, वो हमारे पास है। अभी डायरेक्टर मैडम बोल रही थी कि बच्चों को आप बोलिएगा कि नशा से दूर रहें। तो सबसे बड़ा नशा अभी क्या है आपके पास? मोबाइल। अगर आप नशा से दूर नहीं हो सकते हैं तो नशा को लिमिटेड कर सकते हैं। हम आप मोबाइल पे एक्टिव मत होइए। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो अगले दिन कॉलेज में आप अच्छे से अटेंड कर सकेंगे, आपको चीजें समझ में आएगी। आप एक लिमिट निर्धारित कर दीजिए कि रात को 11:30 बजे के बाद आपको मोबाइल नहीं चलाना है। मुझे मालूम है ये कठिन काम है
क्योंकि स्टूडेंट तो 11:30 बजे के बाद ही एक्टिव होते हैं जब मम्मी पापा सो जाएंगे। आप ये मत समझिए कि मम्मी पापा भी कभी आपके उम्र में थे, इसको आप भूल जाते हैं। मम्मी पापा को सब पता होता है, वो रोज रोज बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो रोज रोज की लड़ाई अवॉइड करना चाहते हैं। तो आप मोबाइल का यूज लिमिटेड करिए। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं तो मोबाइल का सदुपयोग करना सीखिए। आप अपने आप को उससे कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए सीखना है आपको। बाकी फिर दूसरे छोटे मोटे नशा है जैसे सिगरेट पीना। अब कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो सिगरेट तो पिएंगे ना। अगर सिगरेट नहीं पिएंगे तो लोग बोलेंगे गांव का बच्चा है ना? सही है। बीड़ी पिएंगे, गांव का बच्चा नहीं बीड़ी पिएगा। तो सिगरेट हो या बीड़ी हो, वो आपके लिए कैसे नुकसानदायक है वो आप समझ लीजिए। सिगरेट बीड़ी आपका पैसा तो नुकसान कराएगा ही कराएगा, फिर आपको अनहेल्दी बनाएगा, फिर दवाइयों पे खर्चा कराएगा और फिर ऐसी बीमारी की ओर ले जाएगा जो ठीक ही नहीं होगी। अभी मैं पीपीटी में बात करूंगा। ये तो सिगरेट, अगर पब नहीं गया तो फिर क्या किया? तो अगर आज से आपने दारू पीना और सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया तो आज से आपको गलत के रास्ते खुल गए। जो मैंने बोला ना कि एक गलत स्टेप अगर आपने उठा लिया तो एक गलत स्टेप फिर आपको पीछे लौटने का मौका नहीं देगा। और अगर आज की इस लेक्चर के बाद आप किसी भी अपने दोस्त के कहे में ना आए और आपने सिगरेट और बीड़ी को हाथ नहीं लगाया या दारू को हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, देश की राष्ट्रपति इंदौर आती है और वो मिलने के 15 से आयुष मंत्रालय का मेंबर हूँ। मैं एकमात्र ऐसा डॉक्टर हूँ मध्य प्रदेश का जो आयुष मंत्रालय को रिप्रेजेंट करता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश को आयुष मंत्रालय भारत सरकार का 2014 में आयुष मंत्रालय बना था और मैं 2015 से आयुष मंत्रालय का मेंबर हूँ और अभी तक हूँ। 2025 तक के लिए मेरा कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और प्रयास है, मैं ज्यादा बड़ा प्रयास नहीं करता हूँ। क्या प्रयास है हमारा? प्रयास स्वस्थ एवं सुखी समाज। अभी मैडम पूछ रही थी कि आप इतना सारा कुछ करते कैसे हैं? तो इतना सारा कुछ नहीं करता हूँ मैं छोटा सा प्रयास करता हूँ, लोगों को स्वस्थ करने का प्रयास करता हूँ। कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं एक दिन खजराना मंदिर गया। गणेश मंदिर आप लोग गए कभी? खजराना में गणेश जी का मंदिर है। तो मेरा एक पेशेंट वहां मिल गया मुझे। तो बोले डॉक्टर साहब आप भी मंदिर आते हैं? तो मैं बोला मंदिर आने में क्या बुराई है? हाँ, मैं बोला मंदिर आने में क्या बुराई है? तो बोले नहीं, आप आते होंगे कि हमारे पास मरीज ज्यादा आए ऐसा बोलने आते होंगे। मैं आता हूँ कि जो मेरे पास आए वो स्वस्थ और सुखी हो जाए। मेरे पास और ज्यादा लाइन की क्या जरूरत है? जो लोग आते हैं वही इतना परेशान है और बीमारी क्यों बढ़ाना? तो वो बेचारा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने सॉरी बोला। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हमारे कारण किसी को दुख दर्द न हो। तब तो हम मेंटली फिट है, अदरवाइज हम मेंटली बीमार हैं। तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए एज ए एंटरप्रेन्योर कि जो आप कार्य करें वो समाज हित में हो। जैसे दवाई की कंपनियां हैं, बहुत सारी दवाई की कंपनियां हैं, तो कुछ कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसा ही दवाई बनाती है जो नुकसान नहीं करता है, केवल फायदा करता है। तो कुछ मैंने खाद्य पदार्थ आपके लिए ले आया है, लेकिन नहीं आया है केवल सोयाबीन, पालक, पपीता, पिंड खजूर, सत्तू, कुछ लोग सत्तू जानते नहीं होंगे, गेहूं का दलिया, आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी, गाजर, चीकू, चुकंदर, सेब, अनार, किशमिश, छोहाड़ा, मुनक्का। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो एग और फिश ले सकते हैं। तो आप बीमारी नहीं होगी। छोटी मोटी बीमारी तो आपको ऐसे ही ये सब देखकर नहीं भाग जाएगी। तो आपको खाने में ये सेवन करना है। मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पिज्जा बर्गर मत खाइए। लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि आप पिज्जा बर्गर मत खाइए, आप वो खाइए लेकिन ये ज्यादा खाइए। वो कभी कभी खा सकते हैं। मुझसे पूछा कि आप इतना सारा कैसे कर रहे हैं, जैसे अभी डायरेक्टर महोदया ने पूछा। मैं एक बीमारी के लिए कार्य कर रहा हूँ, सिकल सेल एनीमिया
अप्लास्टिक एनीमिया, थैलासीमिया। एनीमिया से आप लोग परिचित होंगे। तो वो मैडम जानना चाह रही थी कि एनीमिया में होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है, उसके लिए उनको बहुत सारा मैंने बताया। कई और लोगों को मैं समय समय पर बताता रहता हूँ, जैसा आज आपको बताऊंगा, और इस तरीके से मैं सोशल अवेयरनेस के लिए भी काम करते रहता हूँ। सबको केवल एक ही चीज बताता हूँ, गुड़ चना खाइए और रक्त बढ़ाइए। रक्त मतलब ब्लड। आपको अगर ब्लड सही रहेगा तो आप बीमार नहीं होंगे। आगे के लेक्चर में मैं उस पर बात करूंगा। सबसे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है? अ स्टेट ऑफ वेलबींग। कौन कौन सा? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। अब फिजिकल क्या होता है? हम बीमार नहीं हो, सर्दी खांसी नहीं हो। अभी जितने लोग बैठे हैं, किसी को अगर कंजक्टिवाइटिस नहीं हुआ है तो फिजिकली हेल्दी है। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बीमारी नहीं है तभी आप हेल्दी हैं। अगर आपके पड़ोसी के लिए आपका विचार अच्छा है नहीं है तो भी आप अनहेल्दी। अगर आपकी पड़ोसी से बातचीत नहीं है तो भी आप अनहेल्दी। एक वो पिक्चर आई थी ना, 3 इडियट्स, आप लोगों ने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है? थोड़ा हाथ उठा दो। सभी ने देखा होगा, क्यों नहीं देखे? 3 इडियट्स में क्या अच्छा और क्या बुरा बताया था, कुछ बता सकेगा कोई? यस। कौन सा स्टूडेंट टॉप करता है? जो दूसरे पड़ोसी स्टूडेंट के रूम में रात में मैगजीन डाल देता है ना? वो क्या है? मेंटली इल है। ही इज नॉट मेंटली हेल्दी। वो तो मेंटली बीमार है ना। अगर आपको किसी से कंपटीशन करना है तो कैसा कंपटीशन करना है? हेल्दी कंपटीशन करना है। तभी तो आप मेंटली फिट है, नहीं तो आप बीमार है। तो WHO ने बोला है, ये क्या बोला है? मैंने एज इट इज WHO की डेफिनेशन कॉपी किया है, हालांकि मैं पूरी तरह से WHO से सहमत नहीं हूँ। मैंने पहले ही आपको बोला था कि मेरे लेक्चर से सभी लोग सहमत हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा करेक्शन किया है, वो करेक्शन आपको बताता हूँ। जो हेल्थ है आज के समय में, आज के परिदृश्य की बात करता हूं मैं। अ स्टेट ऑफ कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलबींग। अब इकोनॉमिकल कैसे है? अगर आपके मन में विचार आया कि मुझे मोबाइल खरीदना है ना? तो मोबाइल कैसा खरीदना है आपको? जैसा आपके पड़ोस वाले स्टूडेंट ने लिया है? नहीं, आपको ऐसा नहीं खरीदना है। अगर आपके पेरेंट्स की जेब अलाउ नहीं करती है ऐसा मोबाइल लेने का, तो केवल ये निशान के लिए आपको ऐसा मोबाइल नहीं खरीदना है। मोबाइल का बेसिक वर्क क्या है? फोन लगाना और बात करना। और जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो दुकान वाले से क्या पूछते हैं? इसमें कितना वो कैमरा का क्वालिटी बताइए। आपने कभी मोबाइल की दुकान से ये पूछा कि इसमें से आवाज कैसी आएगी? मोबाइल की फिजियोलॉजी क्या है? उसकी अच्छी आवाज सुनाई जाना। आपको क्या पूछ रहे हैं? इसमें से आवाज कैसी आएगी। और आप क्या पूछते हैं? इसके कैमरे की क्वालिटी कैसा है, इसका फ्रंट कैमरा कैसा है और रियर कैमरा कैसा है। अगर आपके पेरेंट्स की जेब ये अलाउ नहीं करती है तो आपको वो वाला मोबाइल खरीदने के लिए पेरेंट्स को फोर्स नहीं करते। समझ गए? तब तो आप मेंटली फिट हैं, अदरवाइज आप मेंटली बीमार हैं। तो हमको इकोनॉमिक स्टैंडर्ड हमारे घर की देखना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स कैसे पैसे लाता है आपके फीस का, कई बार आपको पता नहीं होता है। तो वो फीस आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कॉलेज में कितना फीस आप जमा करेंगे, रोज का आपका कितना फीस का लग रहा है। आप अगर बाहर से आए हैं, इंदौर में रह रहे हैं, तो आपको कितना रोज का खर्चा लग रहा है, और ये खर्चा 5 साल बाद रिटर्न में जब आप देंगे तो वो कितना होगा, वो आज ही आपको सोचना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। आप कैसे स्टूडेंट बन रहे हैं जो आगे जाकर के इस देश का एंटरप्रेन्योर बनेगा। तो इसलिए आपको आपके फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचना है, मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है,
सोशल हेल्थ के बारे में सोचना है, मतलब आप अपने पड़ोसी स्टूडेंट के बारे में अच्छा सोचेंगे, आप आपके टीचर के बारे में अच्छा सोचेंगे, आपके घर के जो पड़ोस में रहता है उसके लिए अच्छा सोचेंगे, तब आप सोशली फिट हैं। लेकिन इकोनॉमिकली तभी फिट है जब आप अपने पेरेंट्स को अनावश्यक दबाव नहीं डालेंगे कि मेरा वो जो दूसरा मित्र है वो ये वाला मोबाइल लेके आता है, वो ये वाले गाड़ी से आता है, मुझे भी ये गाड़ी चाहिए है। ये गलत है। तो इसलिए आपको इस तरीके से बात नहीं करनी। अब अगला स्टेप आता है डिस्पोजिशन। एक तो हेल्थ की बात कर रहा था मैं, जो पूरी तरह से नॉर्मल है। डिस्पोजिशन क्या है? जो नॉर्मल था उसमें से थोड़ा सा बदलाव हो जाना। अगर आपने क्या किया, गुस्सा दबाना चालू कर दिया, तो आप क्या चले जाएंगे? डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आपने जो मोबाइल खरीदने के लिए पापा का बोला था उसके लिए पैसे नहीं मिला, तो आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो आप ऐसी गलत भावना लाइए ही नहीं। जैसे ही आप डिस्पोजिशन की ओर जाएंगे, डिस्पोजिशन क्या है? Generally refers to a person inherent qualities of mind and character of the way in which something is arranged or placed. आपके दिमाग में जो आया, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो आप डिस्पोजिशन की ओर जाएंगे। अगर किसी की गोली नहीं खाता है तो वो है। बीपी की गोली क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि उसका विल अलग है और वो करता अलग है। उसका दिल अलग बोलता है करने को और दिमाग से अलग करता है। जिस दिन आपके शरीर में दिल और दिमाग दोनों अलग अलग तरीके से चलेंगे, आप बीमार हो जाएंगे। आप कोशिश करिए कि आपका दिल जो बोलता है या तो उसी लाइन में आपका दिमाग काम करे, या फिर दिमाग जैसा बोलता है वैसा दिल काम करे। कैसा? आपने किसी से प्यार कर लिया, अब वो तो करेंगे ना। कॉलेज में आए तो दूसरा काम, पहला काम तो दारू सिगरेट वाला था, दूसरा काम तो यही है ना। आपने प्यार कर लिया और घर वाले उस प्यार के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? दो लोगों को बीमार कर रहे हैं, एक तो खुद को, दूसरा घर वालों को। कितने लोग बीमार हुए? खुद मतलब आप तो, फिर दोनों के दो पेरेंट्स और उनके अगर भाई बहन है वो, तो मतलब आपके एक गलत प्यार में 10 लोगों को बीमार कर दिया। तो डिस्पोजिशन को आपको रोकना है। ये डिस्पोजिशन हेल्थ से डिस्पोजिशन की ओर नहीं जाना है। हेल्थ से जैसे ही आप डिस्पोजिशन की ओर गए तो आप डिसीज की ओर चले जाएंगे। आप इंटरप्रेट करने वाले हो, आज से ही आपको सही सोचना है। अगर आज से ही आपने सही सोचा तो डिस्पोजिशन से आप डिसीज की ओर नहीं जाएंगे। मेरा चैलेंज है, आपको 50 साल तक न तो शुगर की गोली खाना पड़ेगा, न बीपी की गोली खाना पड़ेगा, न थायराइड की गोली खाना पड़ेगा। थायराइड की गोली खा लो। थायराइड क्या है? वो गले में बैठा एक छोटा सा ग्रंथि के आगे लिखा हुआ है। वो क्या करता है? वो दिमाग को बॉडी से जोड़ने का काम करता है। अरे इधर गड़बड़ हुआ, इधर गड़बड़ हुआ, तो बेचारा बीच में कब तक मेंटेन करेगा? तो बीमार। तो ऐसा नहीं करना है। Disease is a term used to describe a particular abnormal condition of the disorder that affects the body or mind. जैसे ही आप डिस्पोजिशन को प्रोलॉन्ग करेंगे, डिस्पोजिशन को आप लंबा ले करके जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। तो डिस्पोजिशन से आप नॉर्मल हेल्थ की ओर जा सकते हो, लेकिन बीमार हो गए तो आप नॉर्मल हेल्थ की ओर नहीं जा पाओगे। फिर क्या होगा? आपको अलग अलग बीमारी होगी, अलग अलग डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है? आप कॉमन क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। कई बार क्या होता है कि उन बीमारियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं, जैसे कोई बच्चे को सर्दी हो रही है, वो क्लास में आएगा तो उसके साइड वाले को हो जाएगा। जैसे ऑफिस में क्या होता है, एक को सर्दी हुआ, कल पूरे ऑफिस वाले रुमाल लेकर के आ जाते हैं। इसी तरीके का अभी हमने कोविड देखा। आप लोग बहुत लकी हो कि कोविड के बाद इस क्लास में प्रेजेंट हो। कई लोग कोविड में ऊपर हो गए, है ना। अभी मैडम बता रही थी, मैंने एक किताब लिखा कोरोना के साथ और कोरोना के बाद। अब दुनिया दो तरीके से जानी जाएगी दोस्तों, कोरोना के पहले की दुनिया और कोरोना के बाद। तो यू आर लकी एनफ कि यू आर इन द क्लास और आपने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट को चुना, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। आप जिंदा भी हो और अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बने। दूसरी जो बीमारी है वो है क्रॉनिक बीमारी। क्रॉनिक बीमारी क्या है? जो पुरानी बीमारियां हैं।
अभी मैं उसकी बात कर रहा था, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज। ये जरूरी नहीं है कि आपके सोचने से है, कई बार पेरेंटियल भी होती है। तो ऐसी क्रॉनिक बीमारियों से भी आप बच सकते हैं अगर आप अभी लाइफ स्टाइल को अपने चेंज कर लें। अभी आप जिस उम्र में हैं, ये आपको हेल्दी लाइफ दे सकता है। दूसरी और कौन सी बीमारियां हैं? मैं बात कर रहा था सिकल सेल एनीमिया की, थैलासीमिया की, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल है, आपके हाथ में नहीं। तो हमको क्या करना है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए लोगों को अवेयर करना है, लोगों को ये बताना है कि ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, उससे हमको रोकना है। उससे रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शादी के पहले दोनों की ब्लड जांच करानी चाहिए। अब देखिए साइंस कितना आगे हो गया है ना? हमारे इस मोबाइल में पूरा बैंक है और पूरा दुनिया इसी मोबाइल में है। लेकिन जब हम शादी करने के लिए जाते हैं, मेरे 2 बेटी की शादी हो गई है, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ। मैंने मेरे होने वाले दामाद को ये नहीं बोला कि आपकी ब्लड रिपोर्ट चाहिए। मैं तो डॉक्टर द्विवेदी हूँ, मैं बोल सकता था, पर मैंने नहीं बोला। मैंने मेरे दोनों दामाद से उसकी प्रॉपर्टी नहीं पूछा कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है या उसके पेरेंट्स के पास कितना पैसा है। लेकिन आप लोग तो ये सब करके ही प्यार करेंगे ना। मैं तो पुराने जमाने का आदमी था। तो आप अभी अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये बीमारी हो रही है, जैसे अगर मैं बात करूं हमारा जो धार, झाबुआ या आदिवासी इलाका है, वहाँ पे सिकल सेल की बीमारी हो रही है, तो जहाँ पे सिकल सेल बहुत के लोग हैं, उनको हम समझाएं कि सिकल सेल की जो बीमारी है वो हेरिडिटी है। तो वो बीमारी ना आगे की पीढ़ी में जाए, उसके लिए हमको उस एरिया के लोगों का ब्लड जांच कराएंगे। उसके लिए हमारे हाई ऑफिसर जो है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के राज्यपाल भी प्रयासरत है। ऐसे सिंधी को कम्युनिटी में थैलासीमिया हो जाता है, तो थैलासीमिया के लिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कम से कम ये जांच कराई जानी चाहिए। ऐसा अपने को प्रयास करना चाहिए और लोगों को सजेस्ट करना चाहिए। फिर आजकल तो आपको सबको पता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गया। सुना होगा ना आप लोगों ने? ऑटो इम्यून डिसीज हो गया। ऑटो इम्यून डिसीज क्या है? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्यों हो जाता है? क्योंकि हम 2 फ्लोर भी सीढ़ी से नहीं चढ़ते हैं, लिफ्ट से आते हैं। और थोड़ा सा वो पड़ोस की दुकान में जाना होता है किराने की, तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। आजकल पहले तो गाड़ी को किक मारते थे, आजकल तो सेल्फ वाली गाड़ी आ गई है, तो उतना भी आपको मेहनत नहीं करना है। तो दैट गिव्स यू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो कोशिश करिए, आप लोग स्टूडेंट लाइफ में है, जितना पैदल चल सके, जितना दौड़ सके, वो आपके लिए अच्छा है। मैंने एक पिक्चर की बात किया है ना, दूसरी पिक्चर की भी मैं बात कर लेता हूँ। वैसे मैं पिक्चरों की ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा पिक्चर देख नहीं पाता हूँ, टाइम नहीं होता मुझे। एक और पिक्चर आई थी, अगर आपको याद होगा, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया याद है आपको? उसमें क्या अच्छी चीज लगी आपको? चलो बताओ। हाँ, शाहरुख खान तो अच्छा लगा, बिल्कुल सही है। तो शाहरुख खान का क्या अच्छा लगा, वही तो पूछ रहा हूँ। शाहरुख खान में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको प्रभावित किया? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली शाहरुख खान का डिसिप्लिन, जो वो उन खिलाड़ियों को समझाता है कि आपको राइट टाइम 4:30 बजे ग्राउंड पे आना है, मतलब आना है। अगर आप 1 मिनट लेट हो गए तो क्या करना है? 8 राउंड लगाना है। तो आपको स्टूडेंट होना, आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं भी बात कर रहा था कि कैसे हम सफल होंगे, तो सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन जीवन में रखा तो आपको असफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको भीड़ से अलग बना देगा केवल डिसिप्लिन आपका। मेरे पिताजी टीचर थे, स्कूल टीचर थे, और मुझे 4:30 बजे जगा देते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। 4:30 बजे उठा जगा करके बोलते थे, जाओ 2-3 किलोमीटर राउंड लगा के आओ, जाना पड़ता है। तब हम पिताजी का विरोध नहीं कर सकते थे। मैं बात कर रहा हूँ 80s की, आप लोग पैदा नहीं हुए थे। तो 4:30 बजे, मैं आज के स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4:30 बजे जग जाइए, 4:30 बजे उठ करके आप राउंड लगा करके आइए। लेकिन दोस्तों,
4:30 बजे सुबह का 4:30 बजे दोपहर में तो मत उठिए। आजकल मेरे पास पेरेंट्स लेकर के आते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी दोपहर के 2 बजे उठती है, तो करती क्या है? रात भर वो पढ़ाई करती है मोबाइल पे कौन सी पढ़ाई करती है ये बताने की जरूरत नहीं मुझे, है ना? मैं ये भी नहीं बोल सकता कि अब आप मोबाइल पे पढ़ाई मत करिए, क्योंकि आप तो कोविड के बाद की दुनिया में आए हो। कोविड में आपने 12th में मोबाइल पे पूरा पढ़ाई किया होगा, तो करिए, लेकिन लिमिट में। आप एक डिसिप्लिन तरीके से रात को सोने और सुबह जागने का टाइम डिसाइड करिए। बस इतना सा ही कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा लेक्चर का बहुत सफल यहाँ पे प्रयोग हो गया। नेक्स्ट जो बीमारी है जो आगे होने वाली है आपको, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस का शुरुआत कैसे होगा मालूम है आपको? सर्वाइकल, है ना? कई लोगों को तो अभी भी गर्दन में दबाव होता होगा या चक्कर आता होगा, उसका शुरुआत का कारण क्या है? मोबाइल। जैसे हम मोबाइल ज्यादा चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, और दैट गिव्स यू ये इस तरीके के बहुत सारे बीमारियां दे देंगे। हम लोग बात करते हैं कि वो वृद्ध हो जाते हैं ना, उम्र बढ़ जाती है, तब अल्जाइमर के मरीज हो जाते हैं। हम लोग तो सब अल्जाइमर के मरीज ही हैं। किसी का भी प्रिय मित्र का भी मोबाइल नंबर याद नहीं है आपको। इस मोबाइल ने क्या किया? हमारे ब्रेन को चाट दिया। सबसे पहले इसने ये काम किया। आपको कुछ भी अभी याद नहीं रहता है, सब चीज इसमें आपको याद रखने की जरूरत है। तो आपका ये चलता फिरता ब्रेन, इसका उपयोग सदुपयोग के जैसा करेंगे तो आप पार्किंसन या अल्जाइमर डिसीज या एपिलेप्सी जैसी बीमारियों से बच सकेंगे आगे जाकर। फिर ये सारे बच्चे तो इसी के मतलब करीब है। पेरेंट्स आते हैं, बोले अरे सर वो मेरे बच्चे का ना IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चला गया। पेरेंट्स ने कहा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने 3 बार नीट दिया तो वो डिप्रेशन में चला गया। अरे दुनिया केवल नीट और IIT से थोड़ी चल रही है। नीट और IIT के बाहर भी निकल करके देखिए, उसके बाहर भी जमाना है। अगर कल का आपने न्यूज देखा होगा, पेपर पढ़ा होगा, तो हमारे इंदौर के 3 खिलाड़ियों को अवार्ड मिला, जिसमें 1 लाख 2 लाख रुपए उनको मिले और अवार्ड भी मिला। तो खिलाड़ी होकर भी आप कर सकते हैं, सिंगर होकर भी आप कर सकते हैं। लता मंगेशकर के पिताजी ने अगर सोचा होगा कि इसको मुझे डॉक्टर बनाना है, तो लता मंगेशकर कैसे होगा? सुनील गावस्कर के पिताजी ने सोचा होगा कि इसको मुझे इंजीनियर बनाना है, तो वो सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर नहीं करता। तो आप अगर आज भी जबरदस्ती BBA में एडमिशन लिया है पेरेंट्स के कहने पर, तो पेरेंट्स को जाके बता दो कि ये BBA मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, मैं दूसरा कुछ करना चाहता हूँ। अगर आपका इच्छा है, अगर आप प्रोफेशन को पैशन जैसा करने वाले हो, तब तो आप BBA में पढ़ो, नहीं तो कोई दूसरा कोर्स करो। नहीं तो अभी से बिजनेस में चले जाओ, आपके पेरेंटियल बिजनेस में चले जाओ, तो आप इस तरह की बीमारियों से बच सकेंगे। ये क्या है? डिसऑर्डर्स अफेक्ट पर्सन्स मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग। दोस्तों, एक तो मेंटल है, दूसरा इमोशनल है। उसको आपको संभाले रखना है, बस इतना सा काम करना है। अगर आपने उसको सही डायरेक्शन में लगाया, तब तो आप इन बीमारियों से बच सकेंगे। नहीं तो ये बीमारियां हो जाने के बाद इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं। एक छोटा सा नाम है, मेरे पास आते हैं, कीमोथेरेपी करा के भी आते हैं, रेडियोथेरेपी कराने के बाद भी आते हैं। बोले जैसा जैसा डॉक्टर ने बोला सब कराया मैंने, पर कैंसर रिटर्न। दूसरी पिक्चर क्या है? आजकल तो रिटर्न वाली पिक्चर बनती है ना, तो कैंसर रिटर्न, फिर से कैंसर हो गया। तो इस बीमारी से भी अपने को बचना है। कैसे बचना है? मैंने सबसे पहले आपको बताया, अगर आप अपने थॉट सही रखेंगे, अगर आप लोगों के लिए हेल्प करने का एटीट्यूड रखेंगे, तो आप इस तरीके की कठिन बीमारियों से बच सकेंगे। एक ये नया बीमारी है, आजकल नया चल पड़ा है। पहले क्या था? हार्ट को आप समझते क्या है? बहुत सारा वो सेरोसाइटिस में बनी है ना, एक मैं सुना दूं। वैसे मुझे सेरोसाइटिस आती नहीं है, हमारी डायरेक्टर महोदया ने इतना अच्छा बोल के गए और वो अभी है नहीं। दोस्तों
ये जो है ना, इसको बहुत शांति से समझ लो, आपको सारा कुछ जीवन का सार समझ में आ जाएगा। ये क्या है, मैं भी 2 लाइन में सुना देता हूँ जैसा कि दिल को समझने के लिए दिल चाहिए। नहीं, आगे की लाइन सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दिल को समझने के लिए दिल चाहिए। आप लोगों को तो दिल नहीं, महफिल चाहिए। तो दिल को ऐसा समझना है, दिल क्या है? इट इज नथिंग बट पंपिंग मशीन। ये क्या है? पंपिंग मशीन है। ब्लड को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है। ये क्या है? पंपिंग मशीन है ना। इससे प्यार नहीं होता है। ये क्या करता है? हमारे टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन पहुंचाता है। और क्या है? इट इज अ ग्रेट मैनेजर। आप लोग मैनेजर बनने वाले हो ना, तो हमारे शरीर का मैनेजर कौन है? ब्रेन नहीं है, हार्ट। ये क्या करना चाहता है? ये हमारे शरीर को मैनेज करने की कोशिश करता है। मैनेज कैसे करता है? शरीर में जहां पे ब्लड की जरूरत है वहां ब्लड भेजता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भेजता है, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन भेजता है, ब्लड के थ्रू मेडिसिन भेजता है, चीजों को मैनेज करने की कोशिश करता है। फिर हार्ट अटैक कैसे आ जाता है? अगर वो मैनेज नहीं कर पाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। जिस दिन आपका हार्ट जैसा बोल रहा है वैसा ब्रेन करना बंद कर देगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है, इट्स शो कि हार्ट इज वर्किंग अगेंस्ट कांस्टेंट लोड या कांस्टेंट प्रेशर। बीपी को आप इतना साधारण तरीके से मत लीजिए। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आपका हार्ट जो है, कार्डिया जो है, वो किसी प्रेशर में काम कर रहा है। और जब वो मैनेज नहीं होगा तो या तो ब्रेन में नस फट जाएगी, पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा, या फिर हार्ट जो है वो फेलियर की ओर चला जाएगा। और क्या क्वालिटी है हार्ट की? हार्ट की सबसे स्पेशल क्वालिटी है कि हार्ट में जो कार्डियक मसल्स है, दे नेवर गेट टायर्ड। कभी वो थकती नहीं है, कभी वो रुकती नहीं है। अगर मैं अभी बोलूं कि आपको यहाँ सत्य साई से भवनपुरा चौराहे तक दौड़ते हुए जाना है, तो आप क्या कहोगे एलर्जी पे जाके कि सर मेरे से अब दौड़ा नहीं जाएगा, मेरी कॉफ मसल्स में बहुत दर्द हो रहा है। आप सोचो, अगर अभी हार्ट ऐसा बोल दे कि मेरे से अभी पंप नहीं किया जाएगा, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा? कल आपकी हमारे से मुलाकात नहीं होगी। बस इतना सही होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो हार्ट मसल्स जो है, कार्डियक मसल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो कभी थकता नहीं। तो ऐसे ही जीवन में आपको कभी थकना नहीं है। आप एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर को थकना नहीं है, उसको तो अच्छा काम करना है, पथ प्रदर्शक बनना है। एंटरप्रेन्योर क्या है? वो तो पथ प्रदर्शक। वो कौन बनाएगा आपको? दिमाग नहीं बनेगा, दिल बनेगा। अगर आपने दिल को समझने के लिए दिल वाली लाइन याद रखा तो, अगर महफिल वाली लाइन में गए चालू कर दिया तो इस बीमारी के लिए तैयार हो। आपको बीड़ी सिगरेट जीवन में पालन नहीं करना है। आपको नहीं करना है, केवल इतना ही नहीं करना है, आपके पड़ोसी को भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप करते हैं तो आप एक्टिव स्मोकिंग के शिकार होते हैं। अगर आपका फ्रेंड करता है तो आप पैसिव स्मोकिंग के शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फ्रेंड्स कर रहा है तो उसको करने दो, नहीं, फ्रेंड को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है। तो पैसिव स्मोकिंग से भी आपको बचना है, नहीं तो आप ऐसा सीओपीडी जैसी, जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसी बीमारी की ओर जाता है। हमारे पास ओल्ड एज के पेशेंट आते हैं गांव से, हम उनको पूछते हैं कि आप बीड़ी सिगरेट पीते थे? तो बोले अरे साहब हम तो बंडल का बंडल भी जाते थे। तो ऐसा बंडल का बंडल मत पीजिए। कल ही मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि कनाडा में हर सिगरेट के ऊपर लिखा जाएगा। हमारे यहाँ भी हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा जा रहा है। कनाडा ने इसका वो किया कि अब वो हर सिगरेट के ऊपर लिखा है। पर केवल लिखने से नहीं होगा, हम लोग तो दिमाग से अंधे हैं। आपको अपने दिमाग की आंखों को खोलना है, न खुद पीना है न दूसरों को पीने देना। और एक और बीमारी है पिज्जा बर्गर वाली, है ना। आजकल तो नए उम्र में ही लड़कियों की दवाई दे दीजिए, पेट मेरा निकल गया है, इसके लिए कुछ खाने की दवाई दे दीजिए। मतलब
KYC करवा लिया। वजन के लिए कम करने के लिए भी खाना है ना, कम करने के लिए क्या करना है, खर्च करना है ना, तो कम करने के लिए भी खाना ही है। डॉक्टर साहब कोई डाइट बता दीजिए जिससे वजन कम हो जाए। खट्टे से खाने की बात, खर्च करने की बात नहीं करते कि डॉक्टर साहब ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरा जो फैट, रिजर्व फैट है वो बर्न हो जाए। उपाय क्या है? सुबह उठ करके दौड़ लगाना है 5 किलोमीटर। आप तो इस उम्र में कर सकते हो। वो नहीं कर सकते हो तो सबसे सिंपल उपाय है सिट बात करना। आप मोबाइल में ढूंढ लीजिए, मैंने सिट बात का इसमें लाना भूल गया विदेश। तो इस तरीके से आप डायबिटीज विषाणु से बच सकते हैं। कई सारे यंग बच्चे आते हैं उनको IBS हो गया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। व्हाट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? हम गलत तरीके से खान-पान को लंबे समय तक खाते रहे तो हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के शिकार हो गए। या जी, ब्रेन और बॉडी के बीच में बैठा है थायराइड, रिले स्टेशन है हमारा। ये क्या है? रिले स्टेशन है। इधर की बात इधर की बात उधर पहुंचाएगा, है ना। अपने कॉलोनी में कोई लोग होते हैं ना, चलते फिरते मीडिया वाले, कोई इधर की बात उधर पहुंचा देते, उधर की बात इधर पहुंचा देते, उनको इसी में मजा आता है। तो आप अच्छी बात है इधर से उधर पहुंचाते रहिए, तो आपको सुबह उठ करके थायराइड की गोली नहीं खानी पड़ेगी। इसके लिए आगे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको एक्सरसाइज करना है, कैसे बीमारियों से बचना है, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो डराने का काम नहीं करता है, मैं सुधारने की बात करता हूँ। आपको ये सब कराएगा क्या वो समझना है। अब हम करेक्टिव मेजर्स की ओर आ गए। ये क्या करेगा भैया? आपका गुड मेंटल हेल्थ fosters better social interaction, empathy and communication skills। आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं ना, तो आपको क्या आना चाहिए? आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। ये जीभ जो है बहुत बुरी चीज है, सारा स्वाद तो ले लेती, लेकिन एक भी कड़वा जबान से निकल गया तो फिर सारा आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो आपको क्या बनाना है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। वो कौन सिखाएगा? आपका मेंटल हेल्थ। आपको कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रिलेशनशिप। लोग पॉजिटिव नेगेटिव की बहुत बातें करते हैं ना, क्या है ये पॉजिटिव नेगेटिव? आपको जो सोच में पॉजिटिव है तो आपको दिखना भी चाहिए, आपके चलने के तरीके से, आपको सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब हर चीज से आपके बिहेवियर को देख करके लोगों को समझ में आना चाहिए कि बहुत ही पॉजिटिव आदमी है। नहीं तो हम कई लोगों से मिलते हैं तो उससे दोबारा बात करने की इच्छा नहीं होती है। कितना नेगेटिव आदमी है। और क्या कराएगा भाई? ये फिजिकल हेल्थ प्ले a significant role in the education. A student are physically healthy, they are less likely to miss college due to illness. क्या होता है? हम आज कॉलेज नहीं गए, जैसे वो मैडम बता रही थी ना कि कल आप लोगों ने लेक्चर मिस किया, तो क्या होता है? कल का लेक्चर मिस हो गया तो हम सोचते हैं आगे पढ़ लेंगे। वो आगे आगे जो है ना वो इकट्ठा होता चला जाता है। हम अगर बीमार रहते कॉलेज जाते नहीं है। दोस्तों, जो मैं आज बात कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी किताब में मिल जाए। तो लेक्चर जो कॉलेज का क्लास लेक्चर है, दैट इज नॉट merely a reading a book, that is not merely a reading of this PPT। ये क्या है? ये उस टीचर के 25 साल टीचिंग एक्सपीरियंसेस है जो आपको वो दे रहा है। आपकी उम्र 25 साल है और आपको पढ़ाने वाले टीचर की टीचिंग एक्सपीरियंस 25 साल है, वो किसी किताब में नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब आप बीमार नहीं होंगे तो आपका कॉलेज मिस नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने की जरूरत है। वेरी सिंपल। स्टूडेंट को तो डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट को मितव्ययी होना चाहिए। मेरे पिताजी बोलते थे कि स्टूडेंट्स को मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी कैसे होना चाहिए? अगर आपको पार्टी करनी है तो पार्टी के मेनू जो है वो आप इस तरीके से बनाइए कि ज्यादा खर्च आप अपने दोस्त का नहीं करेंगे। जब आप अपने दोस्त का खर्च ज्यादा नहीं करेंगे तो वो भी आपके बर्थडे पे आपका खर्च कम कराएगा। उल्टा होता क्या है? हम अपने दोस्त के पार्टी में उसका खर्चा ज्यादा कराते हैं तो वो क्या सोचता है, अच्छा मेरे पार्टी में तो इतना सारा खर्चा कराया, तो वो आपके बर्थडे पे और ज्यादा खर्चा कराना चाहता है। तो इस तरीके से आपका लाइफ स्टाइल जो है वो खराब होती चली जाती है। तो आज से ही ये करेक्शन भी आपको जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल एक्सरसाइज की मैं बात आपको कर रहा हूँ, इससे आपका एकेडमिक आउटकम इंप्रूवमेंट होता है।
आप जो है इस तरीके से मीटर बेहतर लाइए। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, मैनेजमेंट की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी जब मैंने MBA किया था, मैनेजमेंट का आदमी आज नहीं आगे के 5 साल बाद का प्लानिंग करता है और उसके लिए आज से कार्य करना स्टार्ट कर देता है, तब वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बनता है। तो आज आप BBA में एडमिशन हुए हो, आज से आप आगे आने वाले 5 साल की प्लानिंग करो और उसके लिए आज से ही करना स्टार्ट करो, तब तो आपका BBA में एडमिशन लेना सफल है, वरना नथिंग बट BA। BBA और BA में फर्क कितना है? एक B का, वो B क्या है? बिजनेस। आपको बिजनेस सिखाता है, बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ बिजनेस आर्ट। वही आर्ट को समझना है आपको कि बिजनेस कैसे करना है। आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ क्या कराता है? एनहांस्ड डिसीजन मेकिंग। आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो आप क्या करेंगे? आपका डिसीजन मेकिंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उससे आपको खुद को स्ट्रेस नहीं हो, आपके कर्मचारी के ऊपर स्ट्रेस नहीं आए और उससे जो आउटकम मिले वो बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। हमेशा सोसाइटी का ध्यान रखना है। मेरे पिताजी बोलते थे कि जितना आप कमाते हो उसका 10% सोसाइटी को रिटर्न जाना चाहिए। तो मैंने बोला 10% तो बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई 1 करोड़ कमाता है तो उसका 10% कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख कोई खर्च कर पाता है? नहीं कर सकता। मैंने बोला पिताजी को कि अगर 1% भी लोग सोसाइटी को रिटर्न करने लग जाए तो सोसाइटी का रूप बदल जाएगा। मैं 10% की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर 1% लोगों ने भी मेरे इस लेक्चर को एक्सेप्ट कर लिया इसका फ्रूटफुलनेस है, तो आपका जो ये सारा पहले बताया मेंटल, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल हेल्थ, अगर आप इसको मैनेज करके रखोगे तो आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे? आप बहुत सफल एंटरप्रेन्योर बनेंगे। वो क्या कराएगा? इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आपको कैसा एंटरप्रेन्योर बनना है? जो आपकी क्रिएटिविटी को दूसरों से बेहतर बनाए और इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आए। वो तभी पॉसिबल है जब आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी होंगे, जब आप सोशली हेल्दी होंगे, जब आप इकोनॉमिकली हेल्दी होंगे, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे। नहीं तो आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? आपके पास पैसे नहीं है, आप बहुत सारे विचार डालिए, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको इकोनॉमिकली भी हेल्दी होना जरूरी है। और क्या होगा अगर आप अच्छे से रहें तो ये सारा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप हैंडल कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट को आपने हैंडल किया तो वो क्या कराएगा? हमारी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करा देगा और क्या कराएगा? बेटर लीडरशिप स्किल्स डालने का करेगा। एजुकेशन की मैंने बात बहुत सारा आपको कर दिया, बीच में मैं करते चला गया। अगर आप मेंटली, फिजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली वेलबींग में हैं तो आपका क्या होगा? परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन अलग हो जाएगा। जैसे मैं बोला था ना कि मैं क्लास में 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ तो 3 बच्चे ही 10 लोगों की टॉपर्स लिस्ट क्यों बनाई जाती है? टॉप 10 में ये बच्चे हैं। व्हाई दे आर इन टॉप 10? क्योंकि वो मेंटली, फिजिकली, सोशली वेलबींग के स्टेट में थे। जब लेक्चर चल रहा था तो वो लेक्चर हॉल में मेंटली प्रेजेंट थे। दैट इज व्हाई दे आर इन टॉप। तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ा देगा दोस्तों। और क्या करा देगा? वो जो टीचर कल पूछने वाला है ना, वो तैयारी आज ही हो जाएगी, तो आपका कल वाला स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। और क्या करा देगा? टीचर से आपका इमोशनल टच करा देगा। जब आपको क्या है, आपने BBA में एडमिशन लिया तो मेन एम क्या है? हाउ टू पास द एग्जामिनेशन। फर्स्ट ईयर में क्या है आपका? फर्स्ट सेमेस्टर में अरे यार कैसे भी पास हो जाना है, चाहे उसके लिए नोट्स इकट्ठा कर लो, चाहे किसी की कॉपी कर लो। आपका एम क्या है? हाउ टू पास द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट का क्या रोल है? गोल क्या है? हाउ टू पास द एग्जामिनेशन। आप तो एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, आपको आज से वो गोल सेट करना है कि हाउ टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। उस समय आप
आप कैसे एग्जामिनेशन को पास करेंगे, उसके लिए आर्ट्स से आपको गोल सेट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका है, पॉजिटिव माइंड सेट लेके चलना है, उसका और कुछ नहीं करना है। दूसरा, इम्यूनिटी में बहुत सारी बातें होती है। इम्यूनिटी मेरे पास वो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दीजिए जिससे मेरे बच्चे का इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। इम्यूनिटी किसी टैबलेट, सिरप या इंजेक्शन में नहीं आती। इम्यूनिटी तभी अच्छी होगी जब आप मेंटली, फिजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली वेलबींग में हो। ये इम्यूनिटी की टाइप है, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारा, अभी कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी की बात हुई थी। ये कैसे बढ़ाया जाएगा, बस मैं उसके लिए बात करना चाह रहा हूँ। ये बढ़ेगा कैसे? आपको क्या करना है, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको मेडिटेशन तो करना ही। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप उसके लिए अलग से टाइम निकालो, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट 10 मिनट। जब आप ये मोबाइल को इतना सारा समय दे सकते हो तो थोड़ा सा समय खुद के लिए भी दे सकते हो। ये हर एंटरप्रेन्योर को करना है, हर स्टूडेंट को करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम दिन भर हमारे बैग के ऊपर बैठे होते हैं। हम जब भी चेयर सिटिंग करते हैं तो क्या होता है, हमको लंबर के रीजन में नर्व में कंप्रेशन आता है। उस लंबर के रीजन को आप थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देंगे तो आपका रोज का जो स्ट्रेस आया है लंबर रीजन पे वो खत्म हो जाएगा। आपको कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। फीमेल्स जिनको व्हाइट डिस्चार्ज या लिम्फोरिया की शिकायत है या जिनको पीआईडी या बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायत है, केवल ब्रिज पोज से ही वो ठीक हो जाता है। तो आप ब्रिज पोज करके देखिए दोस्तों, अगर घर में मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी किसी को भी पैके की परेशानी है और बहुत लो फ्रिक्वेंटली वो दवाई खाती रहती है तो वो दवाई के बजाय उनको ये बोलिए कि दिन में 4 बार आप ब्रिज पोज करके देखिए, आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर बैक। अभी मैं मोबाइल की बात कर रहा था, अगर आप मोबाइल चलाते हो तो आपको भुजंगासन रोज करना है, सुबह शाम दोनों टाइम, कोबरा पोज। उससे क्या होगा, हम ऐसे गर्दन करके रखते हैं, जब आप ऐसे गर्दन करके रखेंगे तो इस पर जो दिन भर में स्ट्रेस आया है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आपको आगे जाकर के चक्कर या हाथों में नमनेश के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट को तो ये करना है। और अगर कर सकते हो तो सर्वांगासन। सर्वांगासन क्यों? क्योंकि हम दिन भर बैठा होते हैं, बैठा होता है तो हमारा पैर हमेशा नीचे होता है। आजकल घरों में क्या है, प्लेटफॉर्म सिस्टम है, खाना खड़े होकर के बनता है, खाना डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, पैर खड़ा रहता है, कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हैं, पैर खड़ा रहता है। दिन भर हमारा पैर जो है नीचे की ओर खड़ा रहता है। जब नीचे की ओर खड़ा रहता है तो उसमें ब्लड नीचे जाकर के इकट्ठा हो जाता है और वेरिकोज वेन हो जाता है। आप लोग कभी जाकर के अपने मम्मी का नीचे का पैर देखिए, उसमें नीली नीली आपको नसें दिखेगी। उसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्वांगासन। उनको बोलिए रोज थोड़ी देर आप सर्वांगासन किया करिए। एक फोटो में जो दिखा है वो फुल सर्वांगासन है। अगर इतना नहीं हो सकता है, एक ज्यादा है, तो अर्ध सर्वांगासन जरूर है। अगर इतना भी आप कर लेंगे तो रोज होने वाली बीमारियों से आप बच सकेंगे। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि उनके पैरों में दर्द होता है ना आप लोगों को, लड़कियां खास करके, और स्टूडेंट्स को तो शीर्षासन करना चाहिए। मैं तो सर्वांगासन तक भी नहीं रुकता हूँ। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको थोड़ी देर शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन क्या कराएगा, आपको जीवन में बैलेंस ला करके देगा और माइंड में आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। तो बीइंग ए स्टूडेंट आपको शीर्षासन करना चाहिए। और कुछ लोग कर सकते हैं तो प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम किया करें। दिस ऑल फॉर द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये मेरी मैगजीन की मैडम बात कर रही थी। ये मैगजीन में इस तरीके से निकालता हूँ कि बहुत सारी बीमारियां आप खुद पढ़ करके भी सीख सकते हैं कि कैसे बीमारियों से बचें। ये ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है, गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे। मैंने मंगवा दिया है, वैसे मैडम ने बोला था, आपका भी डिस्ट्रीब्यूट करा देना होगा। Very valuable session for us. And right or not students? हम अपनी डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर पाएंगे या नहीं आगे? आई एम श्योर कि आप इसी को आप ध्यान में रखते हुए अपनी डे टू डे लाइफ की ओर आगे बढ़ेंगे। I would like to call Dr. Ruchita ma'am for vote of thanks. I would like to point out 2 things which I liked a lot in your whole oration. One thing
You mentioned about the learnings from movie that I have been telling in class also. Students अपना नजरिया आपको चेंज करना है. आपको आसपास चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे मूवीज हो, आपको इतने एग्जाम्पल्स मिलेंगे which teach you many things. And just for your information, we have been organizing Movie Mania, that is a movie festival through which we try to understand the concepts of management through movies. And secondly, what you have been telling that with small yoga and आप जिस तरह से आपका lifestyle है, and this is the most appropriate age when you can work on your lifestyle, when you can work on your health issues. अगर आप ये चीजें follow करेंगे तो आपको आगे चल के आप इतने healthy और energetically काम कर सकेंगे. Thank you sir for making us aware about all these things.